विलियम जेम्स आदतों को बिल्ड करने के लिए बेसिकली 4 रूल्स मीन्स लॉज को बताते हैं। पहला, दृढ़ संकल्प के साथ आपको नई आदतों की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप एक दृढ़ निश्चय के साथ शुरुआत करते हैं तो ये अक्सर आपको साथ लेकर चलता है और आदतों को ठीक करता भी है। मान लीजिए अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे करने का दृढ़ संकल्प करें, तभी तो आप ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा कर पाने के लिए आपको सभी पॉसिबल एफर्ट्स करने चाहिए, जैसे कि अलार्म को सेट करना या फिर अपने घर के किसी मेंबर को बोल के सोना कि आप मुझे इतने बजे सुबह उठा दीजिएगा। और सोने से पहले ये डिसाइड करें कि सुबह सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है। पॉइंट नंबर 2, नए रेजोल्यूशंस को बिहेवियर में लाने का फर्स्ट अटेम्प्ट जरूर करें और अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस ना होने दें। जब आपने जल्दी उठने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है तो अगले दिन से ही इसकी शुरुआत कर दें। काम शुरू करने के लिए अगले महीने या फिर अगले दिन या फिर नए साल का इंतजार कभी भी ना करें। अगर आप ऐसा सोचते हैं या फिर आप ऐसा करते हैं तो आपका रेजोल्यूशन बहुत कमजोर पड़ जाता है और आपकी इंस्पिरेशन कहीं गायब हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज, जब तक नई हैबिट्स अच्छी तरह से सीख नहीं ली जाती तब तक एक्सेप्शंस होने का कोई भी चांस ना ले। एक बार जब आप जल्दी उठना शुरू कर देते हैं तो डे टू डे इसे फॉलो करते रहें और किसी भी बहाने को अपने रेजोल्यूशन को र्यून ना करने दें। आपको ये बात याद रखनी होगी कि अगर आप इसे एक बार तोड़ देंगे तो आपके नर्वस सिस्टम में बनने वाले पाथवेज हमेशा के लिए आप बंद कर देंगे। इसीलिए आपका रेजोल्यूशन कमजोर पड़ जाता है और आप अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को किसी एक्सेप्शंस के होने की परमिशन नहीं देते हैं तो आप नई हैबिट्स को फॉर्म कर पाते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो मतलब अगली बार जब भी आप कोई काम करने की ठाने तो उसे जरूर करें और अपने पिछले कामों को दोहराने की कोशिश भी ना करें। फोर्थ लास्ट पॉइंट इज, हर दिन थोड़ा फ्री प्रैक्टिस करके अपने आप को यंग बनाए रखें। देखिए, मन की ताकत पर काबू पाने के लिए आपको हर दिन एक टफ काम करना चाहिए जिसमें आपकी विल पावर की ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है। हमारी आदतें हमें रूढ़िवादी मीन्स कंजर्वेटिव बनाती हैं। हम एक पर्टिकुलर थॉट या फिर एक्शन के फिक्स्ड पाथ में ही चलते रहते हैं अगर हम कंजर्वेटिव सोचते हैं तो। लेकिन हमें नए थॉट्स के लिए, नए मेथड्स के लिए हमेशा ओपन रहना चाहिए। तो आपको विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग हर दिन कुछ नया और कुछ टफ करने की थोड़ी प्रैक्टिस से परफेक्शन तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलेगी। जब हम हैबिट्स के मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि हैबिट्स एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। कई बॉडी हैबिट्स जैसे कि पर्सनल हाइजीन की आदतें हमें बचपन में ही सिखाई जाती है। एडोलेसेंस में कपड़े पहनने की आदतें, दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर करना, मोरल और रिलीजियस आदतें भी इसी टाइम सिखाई जाती हैं। और बिजनेस हैबिट्स स्वाभाविक रूप से बाद में ही हासिल की जाती हैं, जब हम इतने समझदार हो जाते हैं, जब हमें पता होता है कि आखिर पैसा हमें कमाना है तो कैसे कमाना है वो हम अपने आप और दूसरों से सीखने लगते हैं। अलग अलग पेशों से जुड़े लोगों के पास अपने स्पेसिफिक जेस्चर्स, पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट्स और काम की आदतें होती हैं और यही हैबिट्स आपकी मेंटल डेवलपमेंट में आपकी मदद करती है। आदतें मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। वो नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में और नई परिस्थितियों में नए कामों को करने के लिए मन को हमारे स्वतंत्र करती हैं। और हमारी यही आदतें हम जिस तरीके से एक्शंस पे परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर जिस भी एक्शन का हम रिएक्शन देना चाहते हैं उसके लिए हमें फ्री करती हैं। मन जीत से जीत की ओर जा सकता है और जो आदतों का कारण शरीर को सौंप दिया जाता है, आदतों के बिना हम कभी भी कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। लेकिन आदतें भी मानसिक प्रगति के लिए एक खिंचाव ही तो होती हैं। हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो हमारे मन के विचारों और हमारे एक्शंस के बीच में परस्पर संबंध बनाए रखते हैं और हमारे कई ऐसे थॉट्स हमें रूढ़िवादी भी बनाते हैं। इसीलिए हमें हमारे दिमाग को हमेशा नए विचारों और नए तरीकों के लिए खुले रखना चाहिए। देखा जाए तो इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहना चाहिए। उन्हें नई चीज़ों को डेवलप करते रहना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव कर सके। कई बार लोग अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ समय पहले जब हार्वे ने शरीर में रक्त के संचालन की खोज की थी तो उन्होंने लोगों से पूछा था कि कितने लोग उनकी इस बात से एग्री करते हैं। तो
तो 40 के ऊपर के पुरुषों ने अपना सर हिला दिया था, लेकिन कुछ लोग जो 40 से कम की उम्र के थे, उन्होंने इस खोज की सच्चाई को सहज स्वीकारा ही नहीं था। और लोग ये मानते थे कि क्या सच में हमारी नाड़ियों के अंदर रक्त है या फिर कुछ और ही है। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपकी वो कुछ हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में बढ़ते हुए डिप्रेशन के लिए आप या तो कभी अपने बॉस को, कभी दोस्तों को या फिर कभी अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके अंदर मौजूद भी कुछ ऐसी आदतें हैं, मतलब आपकी कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जो आपके स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने का काम करती हैं? शायद ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि आपके खाने पीने की हैबिट्स की वजह से भी आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इमोशंस ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे। अगर आपके मील्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है, थोड़ा लंबा गैप होता है, तो भी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। लगा ना आपको भी अजीब ये सुनकर? आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब भी आपको भूख लगती है तो आप थोड़े ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो अगर आप हेल्दी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। आपकी हर मील में प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए और साथ ही उसमें वेरिएशंस भी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट लेने से आपका गट हेल्दी रहता है और जब आपका गट हेल्दी रहता है तो आप बेटर फील करते हैं। टाइम बचाने की बुरी आदत जो आपको दोस्तों और फैमिली से दूर ले जाती है, वो भी आपको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। कम टाइम होने की वजह से हम अक्सर अपने दोस्तों या फिर फैमिली से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और आपकी टाइम बचाने की यही आदत आजकल सिर्फ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स और मोबाइल फोन्स तक ही सिमट कर रह गई है। और इसी कारण से लोगों की लाइफ में अकेलापन इस कदर बढ़ गया है कि वो अब स्ट्रेस का काम कर रहा है। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप अपनी रूटीन लाइफ को कुछ इस तरीके से मैनेज करें कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम को बिता सकें। अपनी प्रायोरिटीज ठीक से डिसाइड ना कर पाने की हैबिट आपको स्ट्रेस का शिकार बना देती है। मान लीजिए आप ऑफिस में घंटों तक काम करने के बाद भी अगर आप दोबारा घर आकर भी ऑफिस के ही काम में लगे रहेंगे तो समझ लीजिए कि आपके काम का बोझ बहुत जल्द आपको डिप्रेशन तक ले जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप टाइम पर अपनी चॉइसेस को ठीक नहीं करते हैं तो भी आपको डिप्रेशन की मेजर स्टेट तक ये पहुंचा सकता है। आपका बैड रूटीन जो आपको रातों को जागने पर मजबूर करता है, ये हैबिट डेवलप करना बेहद खतरनाक है। हेल्दी बॉडी के लिए डेली 8 घंटों की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डेली अपनी स्लीप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं तो भी आपकी ना सोने की हैबिट आपको स्ट्रेस फील करवाती है। तो आपकी इस हैबिट को भी आपको टाइम रहते चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको अपने मन को शांत रखने और स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए आपकी नींद की ही सहायता होती है। और क्योंकि अब आप ऐसा करके अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए आपको अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और 8 घंटों की प्रॉपर नींद जरूर लेनी है और सुबह हमेशा टाइम पर उठना है। आपके लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि अगर आप अपनी लाइफ में तरक्की पाना चाहते हैं या एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने नेचर और अपनी हैबिट्स पर अपनी नजर रखनी चाहिए और जहां भी इम्प्रूवमेंट एरियाज हो उन्हें इम्प्रूव करने की दिशा में आपको बेस्ट पॉसिबल और ज्यादा से ज्यादा एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि किसी भी हैबिट को डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगता है। आपके रैंडम एक्शंस का नेचर, आपके रिफ्लेक्स एक्शंस, आपके स्पॉन्टेनियस एक्शंस और इडियोमीटर एक्शंस जो कि नॉन वॉलंटरी एक्शंस है, इन सभी पर हम पहले ही बात कर चुके हैं हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स में। आपके रिफ्लेक्स एक्शंस या तो साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस या फिर सेंसेशनल रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस किसी एक स्पेसिफिक चीज या सिचुएशन की अजम्पशन से स्पॉन्टेनियस एक्ट्स को एक्साइट करते हैं और जब भी आप किसी बात या फिर किसी एक्ट से सहमत नहीं होते हैं या उसका विरोध करना चाहते हैं तो ऐसे थॉट्स से इडियोमीटर एक्शंस डेवलप होते हैं और आपकी डिजायर्स जो आपकी हैबिट्स बनती हैं तो आपकी पास्ट मेमोरी और फ्यूचर इमेजिनेशन से फ्यूल्ड होती हैं।
बेसिकली आपके एक्शंस जो स्पॉन्टेनियस एक्ट्स के बेसिस पर हैबिट्स की फॉर्म लेते हैं वो 3 तरह के होते हैं, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी और हैबिचुअल। कभी कभी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी और सिचुएशन की तरफ आपका ध्यान अपने आप डाइवर्ट होने लगता है। आपने भी तो कभी ऐसा नोटिस किया होगा। ऐसा अपने आप नहीं होता है, बल्कि कुछ स्ट्रगल्स के बाद ये अपने आप डाइवर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास में बैठते समय स्टूडेंट्स अपना ध्यान लेक्चर की ओर लगाते हैं, भले ही उन्हें इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि उन्हें एग्जाम्स पास जो करने होते हैं और इसीलिए उन्हें ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में भी। मतलब ये वो कुछ पर्टिकुलर एक्शंस हैं जहां पर आपका ध्यान अपने आप डाइवर्ट होने लगता है, भले ही आप ऐसा करना चाहें या फिर ना चाहें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनवॉलंटरी अटेंशंस के बारे में। कई बार कॉन्शियस एफर्ट्स के बिना किसी दूसरी एक्टिविटी की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, और ऐसा आपकी खुद की इच्छा के बिना हो सकता है। इसे इनवॉलंटरी अटेंशन के रूप में भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि स्टूडेंट्स प्योर इंटरेस्ट के साथ एक लेक्चर को सुन रहा है और तभी अचानक से क्लास के बाहर से कुछ तेज आवाज आती है, तो उस समय वो आवाज उस स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो ये तो एग्जाम्पल था इनवॉलंटरी अटेंशन का, जो आप चाहते नहीं हैं और हो जाता है किसी भी रीजन से। और ऐसा ही काम आपकी इनवॉलंटरी हैबिट्स के साथ भी होता है। नाउ सेकेंड इज वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शंस को एंड या गोल या फिर करेज करने के थॉट से स्टिमुलेट किया जाता है। वो सिंगल डिजायर्स या फिर बहुत सारे डिजायर्स के टकराव से बनते हैं। इसी तरह से सेंसरी रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्टिव एक्शंस, थॉट एक्शंस, डिजायर्स और वॉलंटरी एक्शंस ह्यूमन बिहेवियर का एक डिफरेंट लेवल है। आपके वॉलंटरी एक्शंस और नॉन वॉलंटरी एक्शंस से ही बनते हैं। आपके वॉलंटरी एक्शंस आपके नॉन वॉलंटरी एक्शंस से ही बनते हैं, और जो एक्शंस, जो टास्क या जो भी काम आप अपने आप से वॉलंटियरली करना चाहते हैं वो अलग तरीके से ही फॉर्म होते हैं। नाउ थर्ड इज हैबिचुअल एक्शंस। कुछ सिचुएशंस में किसी एक्साइटमेंट या किसी एक्साइटिंग सिचुएशन में शामिल होने का रिएक्शन आपकी एक आदत बन जाती है, तो इंसान खुद ही उस एक्साइटमेंट की तरफ अपना ध्यान अट्रैक्ट करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि एक सिंगर का ध्यान अपने आप ही म्यूजिक या स्वीट साउंड की तरफ चला जाता है, भले ही वो उस टाइम कितना भी बिजी क्यों ना हो, भले ही वो किसी से बात ही क्यों ना कर रहा हो। जैसे कि एक डिवोटी का ध्यान उस मंदिर की तरफ अपने आप चला जाता है जहां वो रेगुलरली जाता रहा हो। जब वो उस रास्ते से गुजरता है तो अपने आप उसका ध्यान वहां जाता है। तो ये हो गई आपकी हैबिचुअल एक्टिविटी। हार्बर्ट स्पेंसर वॉलंटरी एक्शंस के बनने का पता आपके रिफ्लेक्स एक्शंस से लगाते हैं। बेसिकली आप जो काम अपनी मर्जी से करते हैं और जो आप अनचाहे या फिर अनजाने में करते हैं, उनके बीच में कुछ अंतर होता है। जिन कामों को एक्चुअली करना ही नहीं होता या फिर जिन कामों को आप करना ही नहीं चाहते, उनके लिए आपको ना तो सोचने की जरूरत होती है और ना ही सेल्फ कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, जबकि वॉलंटरी एक्शंस को करने के लिए आपको कॉन्शियसली सोचने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो कुछ साइकोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि वॉलंटरी एक्शंस नॉन वॉलंटरी एक्शंस की तरह ही यूनिक और डिस्टिंक्ट होते हैं, और सिर्फ ह्यूमंस ही वॉलंटरी एक्शंस लेने में सक्षम है, क्योंकि हम सोशल इंटरकोर्सेस से रीजन और सेल्फ कॉन्शियसनेस का पता कर पाते हैं। आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं। अच्छी हैबिट्स आपको लाइफ टाइम डेवलप करनी चाहिए और बुरी हैबिट्स को ब्रेक कर देना चाहिए। तो जब आप जानते ही हैं कि आपकी बुरी हैबिट्स आपको स्पॉइल कर रही है, तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको अब कुछ लॉज को फॉलो कर लेना चाहिए ताकि आप न्यू हैबिट्स को डेवलप कर पाएं। तो अगर आप भी अपनी बुरी हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप अपनी बुरी आदत को एक बार में रोक दें, और ऐसा करने के लिए किसी सिचुएशन या फिर सूटेबल टाइम का वेट कभी ना करें, क्योंकि अगर आप धीरे धीरे एक बुरी आदत को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप उसे कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी किसी बैड हैबिट को रोकने से आपको साइकोलॉजिकल या फिर फिजिकली कोई हार्म नहीं है, तो आप उसे इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हैं, और आपको ऐसा कर देना चाहिए क्योंकि यही आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजम्पशन या फिर देर से उठने की आपकी आदत को आपको इमीडिएटली रोक देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि एक पॉजिटिव थॉट रखें।
अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करें। बैड हैबिट्स को रोकने के लिए सिर्फ कोशिश ही ना करें, बल्कि हर संभव कोशिश करें और अगर पॉसिबल हो तो उसको रिप्लेस करें किसी अच्छी आदत से। अगर आप हर शाम 1 घंटे बैठकर टीवी देखते हैं, जो आपकी आदत बन चुकी है, तो उस टाइम टीवी देखने की जगह आपको कोई पॉडकास्ट को सुन लेना चाहिए या फिर कुछ रीड आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ करने से आपकी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी। ऐसा करने से आप अपनी पुरानी बैड हैबिट्स को आसानी से ब्रेक कर पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह कोई अल्कोहलिक सेम टाइम पर अल्कोहल के बजाय अगर गर्म दूध लेने की आदत डाल ले तो ये उसके लिए बेहतर होगा। उसे तब तक आदत ये जारी रखनी चाहिए जब तक कि वो इसे महसूस नहीं करता कि आपकी पुरानी आदत अब ढीली पड़ चुकी है। और थर्ड पॉइंट पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा जो एक अच्छी हैबिट के फॉर्मेशन और एक बैड हैबिट को ब्रेक करने के लिए फेवरेबल हो और जो कम से कम टेम्पटेशन डेवलप करता हो। इसीलिए एक स्पॉन्टेनियस एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें। अगर आप अल्कोहल की हैबिट को ब्रेक करना चाहते हैं तो उन लोगों की आपको कंपनी ही छोड़ देनी चाहिए जो आपके साथ बैठते हैं अल्कोहल लेने में। एक अल्कोहलिक को अल्कोहलिक लोगों की कंपनी बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए और सिंपल सोबर लोगों की कंपनी को अपनाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट पर अपने शरीर को अपने दुश्मन के बजाय अपना फ्रेंड समझें और उसे अपना सहयोगी बनाएं। ऐसा हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी नर्वस सिस्टम हैबिट्स का फिजिकल बेस है और नर्वस सिस्टम में हैबिचुअल एक्शन से ही नर्व्स पाथवेज बनते हैं। पॉजिटिव काउंटर में स्टेडी, कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस हैबिट्स फॉर्म होती रहती हैं और इससे ये सभी चीजें अफेक्ट होती हैं। सिर्फ ये सोच लेना कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, आपकी पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करने के लिए ये इनफ नहीं होगा, क्योंकि बुरी हैबिट्स की जगह पर आपको कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना होगा और तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप खुद को बदल सकें। हर दिन हम अपनी ऐसी कई हैबिट्स को रिपीट करते हैं जो पहली नजर में काफी अनइम्पॉर्टेंट लगती है, पर साइकोलॉजी बताती है कि हमारी ये छोटी छोटी सी आदतें हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है और दूसरों को बताती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे अप्रोच करते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही 6 हैबिट्स के बारे में बताएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, या फिर ये वो हैबिट्स होती हैं जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए या फिर सोच समझकर परफॉर्म करनी चाहिए। नंबर 1, आपकी म्यूजिक प्रेफरेंस, क्योंकि म्यूजिक हमारे पर्टिकुलर मूवमेंट के टेम्परेरी इमोशंस और परमानेंट पर्सपेक्टिव को रीएनफोर्स करने की ताकत रखता है। जब हम सैड होते हैं तब हमारी प्लेलिस्ट में अलग तरह के गाने होते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब अलग तरह के। तो जिस तरह का म्यूजिक आप सबसे ज्यादा और बार बार सुनते हैं वो दूसरों को आपकी साइकिक में चल रहे यूनिक प्रोसेसेस के बारे में बताता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे दिमाग पर म्यूजिक का असर काफी लंबे समय तक रहता है और साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अग्रेसिव म्यूजिक सुनते हैं वो दूसरे लोगों से ज्यादा रेस्टलेस और नर्वस रहते हैं, और वहीं पॉप म्यूजिक सुनने के फैंस यूजुअली एक्सट्रोवर्टेड होते हैं पर उनमें क्रिएटिविटी कम होती है। वहीं हिप हॉप या फिर रैप सुनने वाले लोगों की सेल्फ एस्टीम या तो नेचुरली बहुत हाई होती है या फिर वो बस टाइम पास करने के लिए ऐसे गाने सुनते हैं, या फिर हो सकता है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ऐसा करते हों। लेकिन वहीं सैड या फिर डिप्रेसिंग म्यूजिक सुनने वाले लोग ज्यादा मूडी होते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनने वाले लोग इंटेलेक्चुअली क्यूरियस और डीप थिंकर्स होते हैं। तो आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? नंबर 2 इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द आर्ट। ये भी आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी आर्ट गैलरी में हो तो सोच समझकर अपने रिस्पॉन्सेस दें। आर्ट के प्रति आपका एटीट्यूड, इस बारे में तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब भी आप एक पॉपुलर पेंटिंग को देखते हैं या फिर किसी पोएट्री या नॉवल को पढ़ते हैं तो आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होता है। क्या आपको आर्ट बोरिंग लगती है या फिर क्या आपके हिसाब से आर्ट हमारी जिंदगी को एक डीपर मीनिंग देती है? क्योंकि जो लोग आर्टिस्टिक चीजों को अप्रिशिएट करते हैं वो खुद भी ज्यादा क्रिएटिव, एडवेंचरस, ओपन माइंडेड और क्यूरियस होते हैं। और साइकोलॉजी में इस टाइप के लोगों को जिस पर्सनालिटी ट्रेट के साथ क्लासिफाई करा जाता है उसे बोलते हैं ओपननेस। नंबर 3 इज क्लीन योर रूम इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। आप अपना रूम कितना साफ और ऑर्गेनाइज रखते हैं?
क्योंकि जो लोग अपने रूम को हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखते हैं वो ज्यादा ऑर्डरली, हार्डवर्किंग और रिलायबल होते हैं। इसके साथ ही वो अपनी लाइफ और अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स के बेसिस को डिफाइन करते हैं। हाउएवर, इस टाइप के लोगों के लिए एक एक्सट्रीमिस्ट बनना बहुत इजी और कॉमन होता है और उसके बाद ये एक परफेक्शनिस्ट भी बन सकते हैं और ऑब्सेसिव बिहेवियर दिखा सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर आपको अपने रूम को मेसी रखने की आदत पड़ चुकी है तो आप इजी गोइंग और डिसऑर्डरली हैं, आपको रूटीन और स्ट्रक्चर नहीं पसंद है और आप रूल्स को तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं करते, तो आप क्या ऑर्गेनाइज हैं या फिर आप भी डिसऑर्डरल मैनर के अंदर अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 3 इज यूज ऑफ योर वर्ड्स। आप वर्ड्स को किस तरह से यूज करते हैं ये भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकता है। साइकोलॉजिस्ट जेम्स पेनीबेकर कई सालों से फंक्शनल वर्ड्स जैसे कि आई, दिस एंड द को स्टडी करते आए हैं और उनकी स्टडीज में ये पता लगाया जा चुका है कि हम किसी भी इंसान की एक जेंडर, मेंटल हेल्थ और पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं उनके लिखे या बोले हुए वर्ड्स को एनालाइज करके। जैसे कि एक इंसान अपने वर्बल कॉन्वर्जेशंस में, इवन अपने मेल्स में आई, मी या फिर माई सेल्फ जैसे वर्ड्स को यूज करता है तो उसका मतलब यह है कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं वो अपने आप को उस कॉन्वर्जेशन में मेंशन करने से किसी हद तक हिचकिचाते हैं और अपने आप को झूठ से डिटैच करने के लिए वो बार बार अपने आप को रेफर नहीं करते। और इसके साथ ही स्टडी में एक और शॉकिंग चीज ये पता लगी कि जिन लोगों को अपने आप को रेफर करने की हैबिट होती है वो ओवरऑल ज्यादा डिप्रेस्ड या फिर डिससेटिस्फाइड रहते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज भी ज्यादा करते हैं। यानी हमारी लैंग्वेज को यूज करने का तरीका पूरा बदल जाता है जब हमारे इमोशंस बदल जाते हैं तो। सो आप भी अपने टेक्स्ट मैसेज को जरूर रीचेक कीजिए कि आप कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। आप अपने फोन के कितने एडिक्टेड हैं ये बात सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं। और हम में से ज्यादातर लोगों को कई बार अपने फोन को चेक करने की आदत होती है। इट डजंट मैटर फिर चाहे आप लाइन में खड़े हैं, दोस्तों के साथ हैं या फिर इवन कुछ पढ़ रहे हैं। हमारे फोन को जब हम बार बार बीच में चेक करते हैं तो हमारे ऐसे एक्शंस हमें थोड़ा थोड़ा डोपामाइन रिलीज करके हमें इमोशनली स्टेबल करने का काम करते हैं और हमें बोर या फिर इरिटेटेड फील करने से बचाते हैं। पर एक स्टडी बताती है कि फोन एडिक्शन सीधा सीधा रिलेटेड है इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी न्यूरोटिसिज्म से। मतलब अगर आपको हर समय अपना फोन यूज करने की आदत है और उसके बिना आप ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते हैं तो चांसेस हैं कि आप एक मूडी पर्सन हैं और दूसरों से ज्यादा डर, गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस आप फील करते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फोन एडिक्शन से बचें और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें ताकि आप भी गुस्सा, एंजाइटी और लोनलीनेस से खुद को दूर रख सकें। पॉइंट नंबर 6 इज योर हैंड राइटिंग। आपकी हैंड राइटिंग यानी आप किस तरह से वर्ड्स को जोड़ते हैं और आपके लेटर्स कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, हर लेटर किस तरफ झुका हुआ है या आपकी हैंड राइटिंग से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी हैबिट आपकी पर्सनालिटी को रिवील कर सकती है। एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग छोटी होती है वो लोग ज्यादा शाई और इंट्रोवर्टेड होते हैं, जबकि बड़ी हैंड राइटिंग वाले लोगों को अटेंशन पसंद होती है और वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। सेकेंडली, अगर आपके लेटर्स राइट साइड में झुके होते हैं तो उसका मतलब है कि आप फ्रेंडली और इम्पल्सिव हैं, लेकिन वहीं अगर आपके लेटर्स लेफ्ट साइड में हैं तो उसका मतलब है कि आप रिजर्व और अकेले रहते हैं। लेकिन वहीं सीधे लेटर्स ये इंडिकेट करते हैं कि आप लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान हैं। थर्डली, आपको ये नोटिस जरूर करना चाहिए कि आप कितने प्रेशर के साथ हर वर्ड को लिखते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रेशर के साथ लिखने से आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा डार्क और मोटी बन जाती है और ये साइन होता है कि आप अपनी कमिटमेंट पर डटे रहते हैं और चीजों को सीरियसली लेते हैं, जबकि हल्की हैंड राइटिंग वाले लोग ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं और उनमें लाइवलीनेस कम होती है। तो अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान दीजिए और बाकी के जो 6 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं इंक्लूडिंग हैंड राइटिंग, इन सभी को नोटिस करते हुए आप अपनी पर्सनालिटी को कुछ अलग तरीके से दर्शा सकते हैं उन सभी लोगों के सामने जिनके सामने आप बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं।